आपको पता है अगर आप 12% रिटर्न भी कमाएं तो 10 साल के अंदर आपके पैसे वैसे ही डबल हो जाते हैं। गाइस, ये आप लोगों के लिए भी है। Assalamualaikum everyone. We are back again. This time we are delving into the second video of our course Savings and Investing Basics. पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है, और इस वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के क्या क्या ऑप्शंस और एवेन्यूज एग्जिस्ट करते हैं। सो आप अगर जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं तो इसको देखते रहिए। अच्छा, जो पूरा एक सफ़र होता है ना वेल्थ क्रिएशन का, जो हम एम्फेसाइज करते रहे हैं थ्रू आउट आवर वीडियोज़ एंड जो भी हमारी एक लिटरेसी की कम्युनिकेशन रही है, वो सफ़र ख़त्म होता है इन्वेस्टिंग के ऊपर जिस वक्त आपके अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। बट ये एक प्रोसेस ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जैसे मिस्टर बीन अपनी वीडियो में आसमान से कूदता है, वैसे नहीं होता कि बस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर आप आकर एकदम से खड़े हो जाए और पैसे बनाना शुरू कर दें। इट इज़ ऑल स्टार्ट्स विद योर पर्सनल फाइनेंस, कि जहां पर पहले आपकी मंथली सैलरी या कोई भी सोर्स ऑफ आपकी जो इनकम है, बिजनेस है, आप उसमें से पहले एक सर्टेन फ्रैक्शन, परसेंटेज, व्हाटएवर इट इज, आप उसमें से सेव करते हैं। जब आप सेव करते हैं तो फिर आपके पास एक अमाउंट जब जमा होती है तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करने जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद योर इनकम, कि पहले आप इनकम पे फोकस करें और अपने एक्सपेंसेस पे फोकस करें। सो दिस इज ऑल पर्सनल फाइनेंस। इसके ऊपर हमने पूरा एक कोर्स बनाया था जिसमें अहमद राव ने वो वीडियो शूट करी थी। आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू गो टू दैट कोर्स एंड वॉच दैट। बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन अहमद ने उसमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपेंस और बजट मैनेजमेंट ट्रैकर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। आई वुड अगेन हाईली रिकमेंड फॉर यू गाइस टू गो देयर एंड चेक, उसको देखें, यूज़ करें। सो आपकी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, डिफरेंशियल आपका सेविंग बनता है। मैं हाई लेवल यहाँ पे बात करूंगा, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा जितने में अहमद ने किया था, बट यहाँ पर मैं दो बातें ज़रूर करूँगा। अगर आपके इनकम माइनस एक्सपेंसेस में बचत नहीं हो रही है तो फिर दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि आपके एक्सपेंसेस या तो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, वो जो कहते हैं ना कि आप पाँव उतने फैलाओ जितनी चादर है, तो या तो ये वाला सिनेरियो है। इन दैट केस कि जिसके अंदर आप एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो कम किए जा सकते हैं, तो आपको एक्सपेंस मैनेजमेंट और बजट ट्रैकिंग की प्रॉपर ज़रूरत है, और जहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उसको कम करें ताकि आपके पास वो डिफरेंशियल जो इनकम और एक्सपेंसेस है वो पॉजिटिव हो सके। ये एक सिनेरियो वन है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए, एक एक्सपेंसेस भी सर्टेन लिमिट तक ही कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते। और मैं तो वैसे ही आपको किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करता कि आप बिल्कुल ही मतलब एक कंजूसी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। बहुत ही गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मीडियोकर लाइफस्टाइल, आपका जितना आपकी इनकम आपको अलाउ करती है आप उतना तो अफोर्ड करें। अगर आप एक ऐसी पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे आपको नजर आता है कि आप यहाँ से आप अपनी एक्सपेंसेस और कम नहीं कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इन दैट केस यू शुड लुक टुवर्ड्स इंक्रीजिंग योर इनकम। अब वो एक अलग चैप्टर है पूरा, उसके ऊपर कभी अलग बात कर लेंगे। तो आप अपना स्किल सेट इनहेंस करें, आप साइड इनकम को साइड हसल अलग शुरू करें, सो इनकम एक्सपैंड करें इन दैट सिनेरियो, और फिर आप इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाली जो पार्ट था वो पॉजिटिव कर सकें। जब आप पॉजिटिव करके सेविंग स्टार्ट कर सेव करना शुरू कर पाएंगे तो फिर आपका सेविंग वाला सफर शुरू होगा, जो कि स्टेप 2 है पूरे उस फाइनेंशियल जर्नी टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम है आपका। उसमें स्टेप 2 पे अब आप आ गए सेविंग्स के ऊपर। तो अब हम सेविंग की बात करते हैं कि आपके पास सेविंग के क्या क्या ऑप्शन हैं। सो यूजुअली जो सेविंग के ऑप्शन होते हैं, सबसे पहला तो ये होता है कि आप कैश जो है वो गुल्लक में डालते नहीं है, तकियों के नीचे डालते रहें। दैट इज नंबर 1, जो लोग पाकिस्तान में मैंने ऑब्जर्व किया है करते हैं। ज़ाती तौर पर मैं सेफ सच नहीं करता, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो कुछ लोगों को मैंने देखा है ये भी करते हुए, कि वो जो कैश जो होता है वो गुल्लक और तकियों में नहीं डालते, तो वो लॉकर में रख रहे होते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है। अगेन मैं ये भी नहीं करता, तो इसलिए मुझे इसका भी ज़्यादा इतना वो नहीं है पर्सनली। तीसरा ऑप्शन होता है लोग करंट अकाउंट्स में पैसे रखते हैं। करंट अकाउंट जो हमने बैंकिंग वीडियो में भी बताया कि उसमें आपको अंडा और ठेंगा मिलता है, वो बेसिकली उसमें आप पैसे रखते जाते हैं, मंथली इनकम आती जाती है। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो सैलरी वाला अकाउंट होता है उसमें पैसे गिर रहे होते हैं, मंथली सैलरी गिर रही होती है, एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करके और रिमाइंडर बचता चला जाता है। बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उसको एक अलग अपना सेविंग अकाउंट खोलें। सेविंग से मेरा मतलब है कि अलग करंट अकाउंट या जो भी है वो एक अलग अकाउंट खोलें, जहाँ पर आप अमाउंट सेट असाइड करते जाएं कि भाई ये मेरी अनटच्ड अमाउंट है, इसको मैं नहीं टच करूंगा, ये मेरी सेविंग वाली अमाउंट है। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो कमेटियां डालते हैं। ठीक है, कमेटी जो होती है भाई वो सेविंग होती है, उसमें कोई रिटर्न नहीं बनता। ये सारे जो मैं आपको एसेट फॉर्म्स बता रहा हूँ या सेविंग की फॉर्म्स बता रहा हूँ, उसमें आपका कोई रिटर्न जनरेट नहीं होता। अगर आपने 100 रुपये रखे थे तो वो 1 साल के बाद भी 100 रुपये होंगे, और 2 साल के बाद भी 100 रुपये होंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में उसकी वर्थ वैल्यू कम हो चुकी होगी उसकी, वो एक बात अलग है। बट दिस इज व्हाट सेविंग्स आर, एंड दीज आर योर जनरली सेविंग ऑप्शंस इन पाकिस्तान की, जहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। और जब आपने सेव करना शुरू कर दिया है
और आपके पास अमाउंट्स अलग होना शुरू हो गई हैं, सो दैट इज वेयर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो अब आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाना शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग, जैसे कि हमने पहले कोर्स में बात करी थी कि इन्वेस्टिंग वो चीज होती है कि जहां पर आप कुछ रिटर्न्स अर्न करते हैं, तो वो आपके सामने इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू हो गया। अब आपके पास इन्वेस्टिंग के पास क्या क्या एवेन्यूज हैं। सो जनरली स्पीकिंग जो इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस होते हैं वो आपके पास सेविंग्स अकाउंट्स हो जाते हैं जो कि बैंक्स के अंदर होते हैं। आपने शायद सुना ही होगा, जिसके अंदर आपको इस्लामिक बैंक्स उसको प्रॉफिट रेट कहना चाहते हैं, और जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनको कंफर्टेबली हम सूद इनकम कह सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में आपको एक प्रॉफिट मिलता है जो कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट से लिंक हुआ होता है। आपको आजकल अगर 12% पॉलिसी रेट है तो आई थिंक 11% या 10.5% जैसा आपको कुछ सेविंग्स अकाउंट में प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिल रहा होगा। फिर एक चीज होती है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट वो होता है जिसमें बैंक थोड़ा सा आपको हायर प्रॉफिट रेट ऑफर कर रहा होता है देन सेविंग अकाउंट, बट उसके अंदर अमाउंट लॉक हो जाती है आपकी एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे लॉकआउट पीरियड या कुछ भी कह सकते हैं आप। उसमें आप पैसे अगर विड्रॉ करें तो आपको पेनल्टी लगती है। सेविंग्स अकाउंट ऑन द अदर हैंड वो कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपके पास टी बिल्स, पीआईबीज टाइप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जो कि आप ले सकते हैं। सुकूक्स आ जाते हैं, ये आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर आपके पास स्टॉक्स जो आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट, इक्विटीज, शेयर्स, ये आपने कुछ टर्म सुनी भी होंगी, ये आ जाते हैं। कमोडिटीज आ जाती हैं, पाकिस्तानियों का एक बहुत ही फेवरेट एक एवेन्यू इन्वेस्टिंग का गोल्ड है, तो वो भी एक यस इन्वेस्टिंग है बिकॉज इट हैज जनरेटेड रिटर्न्स ओवर टाइम। लॉन्ग रन में देखा जाए तो रियल एस्टेट है, अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट टू अर्न रिटर्न्स। तो ये आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। इनमें से सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो आपके पास एसेट क्लासेस मैंने आपकी डिस्कस करी हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब के ऊपर शेयर की हुई है, अंडरस्टैंडिंग एसेट क्लासेस करके। तकरीबन 25 मिनट की वीडियो है। इट starts from the basics of inflation and why do you need to save to these asset classes and it covers the basics of these asset classes as well। इनकी characteristics क्या होती हैं, किस तरह के returns होते हैं, क्या needs होती हैं। so आप चाहें तो आप उस पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर, नहीं तो अभी यहाँ से ऑनवर्ड ये जो बाकी जो मैंने आपको 4 एसेट क्लासेस बताई हैं इनकी हम यहाँ से एक वीडियो, उसका एक पैच जो है यहाँ से अब प्ले करने जा रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा उसको देखें ताकि इन डिफरेंट एसेट क्लासेस को जिनमें आप पैसे सेव करके इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न कर सकते हैं आपको समझ आ जाए और आप समझ सकें कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। तो अब यहाँ से आप देखते रहिए। फिर अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, जो कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर एक फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है जी। तो रियल एस्टेट आपको पता है कि प्रॉपर्टी होती है, वो घर हो सकता है, कोई बंगला हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं। हम जनरली जब हम फाइनेंशियल एसेट्स की टर्म्स में रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से आप उसको खरीदते हैं। एक उसका रीजन होता है कि जी आप उसके अंदर अगर रहेंगे खुद से तो आप कहते हैं जी मेरा रेंट का खर्चा बचेगा, या अगर आप उसको दूसरे केस में रेंट आउट कर देंगे तो फिर आपको रेंट इनकम मिल जाएगी। तो इधर वे आपका ये किसी किस्म का कैश फ्लो हो जाता है, आपका पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाता है, या तो पैसे बचे जाते हैं जो आपने रेंट के तौर पे खर्च करने थे, या आप को रेंट मिल जाता है। तो एक ये इनफ्लो होता है, इसको कैश इनफ्लो कहते हैं किसी तरीके का जो आपके पास आना होता है। दूसरा जो रीजन होता है जिसकी वजह से आप खरीदते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि जी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है, तो वो उसको कैपिटल गेन भी कहा जाता है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी कहा जाता है कि जी उसकी इनिशियल वैल्यू जो थी, वर्थ जो थी वो बढ़ गई। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम्पल दी कि गुलशन इकबाल के अंदर कोई प्रॉपर्टी जो आज से 11 साल पहले 1 करोड़ रुपए की थी, वो एवरेज शायद आज 4.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो ये जो 3.5 करोड़ रुपए का जो इंक्रीज आया है, दिस कैन बी कंसिडर्ड कैपिटल अप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी जो होती है जनरली बहुत इलिक्विड होती है, यानी कि इलिक्विड से इसका मतलब ये होता है कि इनको ट्रेड करना आसान नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी आज आप ओन करते हैं तो और आप कल सुबह उसको माइंड बनाते हैं कि जी मैंने इसको बेचना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सुबह में माइंड बनाया 9 बजे और 10 बजे आप खरीद के फारिग हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज वैल्यू ज्यादा होती है, यूनिट्स कम होते हैं, ढूंढना पड़ता है, एजेंट इंगेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से इलिक्विड कहा जाता है। इलिक्विड का अगेन फिर से मैं रिपीट करूंगा, वही मकसद होता है कि आसानी से आप ट्रेड नहीं कर सकते जिस चीज को, और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 1 करोड़ रुपए अब हर किसी के पास तो नहीं है, 1 करोड़ रुपए 4.5 करोड़ रुपए। तो इसकी वजह से एक दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, शॉर्ट में REIT, रीट कहा जाता है उसको। रीट बेसिकली इस तरह की कंपनीज होती हैं जो कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं। इसकी एक मैं परफेक्ट आपको एग्जांपल दूं, इस वक्त जो हमारा कराची के अंदर डॉल्मेन मॉल है, ये एक रीट प्रोजेक्ट के अंडर है। डॉल्मेन सिटी रीट के नाम से आपको एक रीट एग्जिस्ट करता है जो कि इस प्रोजेक्ट को ओन करता है, उसने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है। अच्छा, जब ये रीट बन जाते हैं तो फिर इन सम केसेस ये रीट स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाते हैं, तो ये एसेंशियली स्टॉक्स बन जाता है।
अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो रियल एस्टेट के स्टॉक्स बन जाते हैं, तो वहां आपको फायदा ये हो जाता है कि जी अगर आपके पास 4-4 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए नहीं है, तो आप, लेकिन छोटा कैपिटल आपके पास है, आपके पास 5 लाख रुपए है, बट आप एक रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप रेट के थ्रू ले सकते हैं। आप जैसे DCR एक कोड है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, डॉल्मेन सिटी रेट, वो लिस्टेड है। अब आप डॉल्मेन मॉल खरीदने तो नहीं जा सकते शायद, क्योंकि अनलेस आपके पास इतने सारे पैसे हों, जो कि मेरे पास तो नहीं है एटलीस्ट। तो वो तो अरबों रुपए की कहानी है जी, करोड़ों रुपए की भी कहानी नहीं है। बट ये आपको एक्सपोजर लेना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार प्राइम प्रॉपर्टी है, सी फ्रंट के ऊपर है, सबसे बेस्ट मॉल है शायद कराची का, और आप इसके एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आप रीट स्टॉक के थ्रू ले सकते हैं। आप उसका DCR का शेयर खरीद सकते हैं आप जाकर। उससे जो होता ही है कि आमतौर पर जो वो वहाँ पर रेंटल इनकम के थ्रू कमाते हैं, वो डिविडेंड के फॉर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो आपको उसका भी एक्सेस मिल जाता है जी। तो ये ब्रॉडली रीट का मैंने आपको बताया है कि रियल एस्टेट का एक्सपोजर आप ले सकते हैं थ्रू रीट। और रियल एस्टेट पे आई थिंक मुझे वैसे और इसके अलावा ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कमोडिटीज की। तो कमोडिटीज, वाइल जो कमोडिटीज का लफ्ज है ये इतना शायद पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बट लोग कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट जरूर करते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में सबसे पॉपुलर कमोडिटी है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी मैं भी देखता हूँ कि आसपास मेरे बहुत लोग हैं, जब कुछ समझ नहीं आता तो गोल्ड खरीद लेते हैं। एंड गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं इन द लॉन्ग रन, ये हमें बाय डेटा अवेलेबल है ये चीजें। अच्छा, सिर्फ गोल्ड ही एक कमोडिटी नहीं है, इस तरह से और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कमोडिटी के, जैसे कि ऑयल होता है, तेल हो गया, खाम तेल जिसे कहा जाता है आपका, क्रूड ऑयल कहा जाता है आपका, आटा, गंदुम, जो आटा तो नहीं गंदुम जिसे कहते हैं, वीट हो गई आपकी, आपका इस तरह से और भी कमोडिटीज होती हैं, सिल्वर हो गया आपका, इस तरह की एल्यूमिनियम हो गया आपका, इस तरह की सारी जो कमोडिटीज होती हैं इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट सम रिटर्न्स फॉर यू। अच्छा, ये कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जी आप इनको फिजिकली बाय कर रहे हैं, यानी कि गोल्ड है, आप गए मार्केट के अंदर और आपने कुछ 1-2 तोला जो भी था आपने गोल्ड खरीद लिया और आपने घर में रख दिया, आपने लॉकर में रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, ये फिजिकली आपने उसको खरीद के रख लिया। एक ये तरीका है इन्वेस्ट करने का उसके अंदर। दूसरा तरीका गोल्ड या अदर कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने का है, वो ये कि आप ट्रेड कर सकते हैं उनको थ्रू एन एक्सचेंज, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मर्केंटाइल एक्सचेंज है पाकिस्तान का, पीमैक्स शॉर्ट में कहा जाता है, आप वहां पर उस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग होती है इन एसेट्स की जिनको आप ले सकते हैं। अच्छा, वहां में आपको फायदा ये होगा कि आपको फिजिकल ओनरशिप का टेंशन नहीं होगी। कभी कभी डर होता है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए इस तरह से, या खो ना जाए, इस तरह की चीजें भी होती हैं जब आप फिजिकली स्टोर कर रहे होते हैं। बट जब आप पीमैक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वरीज नहीं होंगी कि वो कहाँ गया कैसे गया, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट है, आपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको एक्सपोजर ले लिया है, बढ़ गया, आपने उसको बेच दिया, प्रॉफिट आपको मिल गया, ये होता है। अच्छा, अनलाइक रियल एस्टेट जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है एक रेंटल इनकम का और एक कैपिटल अप्रिसिएशन का। जो कमोडिटीज होती है वहां पर कोई कैश फ्लो रिलेटेड इनकम ऐसा नहीं होती है, वहां पर सिर्फ एक कैपिटल अप्रिसिएशन का या लॉस का कॉन्सेप्ट होता है कि जी आपने मिसाल के तौर पे गोल्ड खरीदा था, आपने 2 लाख रुपए तोला के हिसाब से अगर आपने खरीदा था और वो 2.5 लाख रुपए हो गया तो आपको 50,000 रुपए का गेन हो गया पर तोला, एंड वाइस वर्सा में अगर आपको लॉस हो जाता है। अच्छा, जब आप कमोडिटीज को ट्रेड करने जाते हैं पीमैक्स के ऊपर, तो वहां पर ये रुपी तोला का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां पर जो इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स उसके ओपन हुए होते हैं जिनके थ्रू आप वहां पे एक्सपोजर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑयल खरीद लेते हैं $70 अ बैरल और $80 अ बैरल के हिसाब से आपने बेच दिया तो आपका प्रॉफिट हो जाता है उसके अंदर। सो दिस इज हाउ कमोडिटीज वर्क। एंड इंशाल्लाह इसके फर्दर भी डिटेल्स हम जब वीडियो बनाएंगे तो इसके अंदर हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे कि जी किस तरह से आप इनको एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आपके पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या आपके पास अवेलेबल व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बॉन्ड्स की, जो कि एक और क्लास ऑफ फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी इसको कह सकते हैं आप। अच्छा जी, बॉन्ड एक तरह का लोन होता है। अच्छा, ये शायद कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो रही होगी कि एक तरफ वो लोन होता है और एक वो तरफ वो एसेट होता है। तो देखिए, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो लोन होता है वो बोरोइंग उसके लिए होती है या उधार उसके लिए या कर्जा उसके लिए होता है जो कि ले रहा होता है, लेकिन आप अगर वो कर्जा या उधार दे रहे हैं किसी को तो वो आपका एसेट है, क्योंकि आपको वो वापस मिलना है और उसके अलावा आपको उसके ऊपर शायद कोई प्रॉफिट भी मिलना है, जैसे मार्कअप, इंटरेस्ट, इस तरह की कोई जो भी टर्म आप कहना चाहें वो आपको मिलेगी उसके ऊपर। इस वजह से उसको एसेट भी कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा जी, बॉन्ड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं होती हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है फेस वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू या पार वैल्यू का। ये क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे है कि जी आपने किसी को अगर लोन देना है 1,000 रुपए का, तो वो 1,000 रुपए आपकी प्रिंसिपल या फेस वैल्यू हो जाती है, जो कि उस लोन के पीरियड के एंड के ऊपर आपको पूरी वापस मिल जाएगी। ये होती है फेस वैल्यू या पार वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल 5 साल का लोन है तो आज आपने किसी को 1,000 रुपए दे दिए और 5 साल के बाद वो 1,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे।
अच्छा, इसी दौरान एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो 5 साल का जो टर्म सेट हुआ था इस बॉन्ड का, ये एक मेच्योरिटी पीरियड या मेच्योरिटी डेट भी बन जाती है। मेच्योरिटी डेट वो डेट होती है जिस दिन वो लोन आपको वापस मिलना है, जो अमाउंट आपके थे पैसे आपको वापस मिलना है, वो मेच्योरिटी डेट हो जाती है। अच्छा, एक और चीज होती है इस दौरान, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये तो 1,000 रुपए आपने यहाँ पे किसी को दिए, 5 साल 10 साल 3 साल वट एवर लोन पीरियड इज, उसके बाद आपको वापस मिल गए। बट आपका इंसेंटिव क्या था कि आपने किसी को लोन दिए, वो ये था कि आपको इस पे प्रॉफिट मिलता है, यस मार्कअप मिलता है। बेसिकली वो एक ग्रेड अमाउंट होती है, परसेंटेज होती है जो पहले से सेट हुई भी होती है। फॉर एग्जांपल 1,000 के ऊपर आप बोलें कि 10% की अमाउंट जो है वो एक प्रॉफिट रेट है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल तक जो कि उसका लोन पीरियड है, हर साल आपको 1,000 पे 10% यानी कि 100 रुपए आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। ये आपका इंसेंटिव है जिसकी वजह से आप इसको किसी को पैसे हैं वो लेंड करते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है या मार्कअप मिल जाता है और फिर प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक बॉन्ड की। अच्छा, ये बॉन्ड आते कहां से हैं? बॉन्ड्स आते हैं, दो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं आपकी, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट बिजनेसेस जिनको कॉर्पोरेशंस भी कहा जाता है। गवर्नमेंट क्यों पैसे रेज करती है? गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बियर करने होते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कैपिटल चाहिए होता है। गवर्नमेंट एक तरीका ये होता है कि बैंक्स के पास चली जाए और वहां से पैसे रेज करे, दूसरा ये है कि वो आम लोगों से पैसे रेज कर लेती है। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसको आप टी बिल या पीआईबी कहते हैं, ठीक है ना। होते वो बॉन्ड्स ही हैं लेकिन उनका नाम टी बिल या पीआईबी। आमतौर पे जो 12 महीने या उससे छोटे टेन्योर यानी लेंथ के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल, उनको आप टी बिल कहते हैं। और जो 12 महीने से ऊपर के होते हैं, ज्यादा के होते हैं, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल एंड सो ऑन, वो पीआईबीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं आपके। तो ये हो जाते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आपके, ठीक है ना। गवर्नमेंट के बाद आपकी दूसरी कैटेगरी आती है प्राइवेट बिजनेसेस की, जिनको कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे हमने बताया कि एक्सपेंसेस अपने मीट करने के लिए बॉन्ड्स इशू कर रही होती है या पैसे रेस कर रही होती है। जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं उनकी भी कोई नीड्स होती है, कैपिटल की नीड्स होती हैं। वो शायद कोई एक्सपेंशन कर रहे होंगे, कोई नई फैक्ट्री लगा रहे होंगे, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे, किसी वजह से उनको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो वो ये बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं जिसमें आप और हम जैसे लोग या कोई भी जाएगा वो उनको पैसे दे सकता है और उसके बदले वो आपको मुझे बॉन्ड्स इशू कर देंगे। एक सर्टेन पीरियड होगा जब तक वो हमें प्रॉफिट देते रहेंगे और उसके बाद वो हमें वापस कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जी, जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि वो वक्त के ऊपर आपके पैसे वापस ना करें। इस चीज के जो चांसेस होते हैं गवर्नमेंट के बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, विच इज वाई आप उनको रिस्क फ्री बॉन्ड्स भी कहते हैं कभी कभी। जो प्राइवेट या कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट होता है वो रिलेटिव टू गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड कंपनी। वो ज्यादा अच्छा खासा ज्यादा और कम भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट के मुकाबले में ज्यादा ही होता है कॉर्पोरेशन का, विच इज वाई वो रिस्की बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो जो प्रॉफिट गवर्नमेंट का होता है, जो प्रॉफिट रेट होता है आमतौर पर वो कम होता है बनिस्बत प्राइवेट बिजनेसेस के। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड्स का, कि जो लेवल ऑफ रिस्क होता है वो डिफाइन कर रहा होता है कि जी प्रॉफिट रेट क्या होगा। अब आप बैठे हैं सामने इस वक्त, आप भी सोच सकते हैं कि जी आप बोलें, आपके पास कोई प्राइवेट आता है बिजनेस और आपको कहता है कि जी आप मुझे काम करें, कुछ पैसे लैंड कर दें, 1,000 रुपए आप मुझे दे दें, तो आप पहले तो ये कहेंगे कि जी मैं आपको क्यों दूं, मुझे तो गवर्नमेंट जिसमें चांसेस ऑफ डिफॉल्ट कुछ है ही नहीं, मैं उनको जब 10% या वट एवर रेट जो है मैं उसके ऊपर दे सकता हूँ, तो आपको क्यों दूं। तो वहां पर प्राइवेट बिजनेस को आपको इंसेंटिव ऑफर करने के लिए ज्यादा प्रॉफिट रेट को ऑफर करना पड़ता है। 10% के मुकाबले में आपको 12 13 14 कुछ भी वो ऑफर कर सकते हैं। वो एक लेवल होगा जिसपे आप एंटाइज हो जाएंगे और उसके बाद आप उनको पैसे दे देंगे। सो लेवल ऑफ रिस्क डिफाइंस के उसमें प्रॉफिट रेट कितना होगा और क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। जो हमारे फाइनेंशियल, जो मैंने आपसे शुरू में मेंशन करा था, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा जो प्रोग्राम है उसका सबसे बड़ा फोकस हमारा जो है वो स्टॉक्स के ऊपर रहेगा। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने तजर्बे में भी, जो मैं थोड़ा सा आपको बताया था है मेरा स्टॉक मार्केट का, इसको बैक्ड बाय डेटा और ओवर टाइम हमने इस चीज़ को स्टडी भी किया है, देखा भी है कि जो स्टॉक्स होते हैं दे टेंड टू आउट परफॉर्म ऑल अदर एसेट क्लासेस इन द लॉन्ग रन। ये शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें प्लस माइनस एग्जैक्ट होती रहती हैं, बट लॉन्ग रन में जब आप देखेंगे तो जो स्टॉक मार्केट है इट टेंड्स टू आउट परफॉर्म बाकी सारी एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न ऑफर करती है। और हमें ये लगता है कि आपके फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो होगा आपका, उसमें स्टॉक्स को एक अच्छा शेयर होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। डिफरेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ग्रोथ पोटेंशियल उनके अंदर अच्छा खासा होता है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड में सिवाय प्राइस सिर्फ बढ़ने के कोई ग्रोथ पोटेंशियल ऐसे नहीं होता, बट जब आप स्टॉक लेते हैं तो उसमें कंपनी के अंडरलाइन जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ का आपको एक रिटर्न भी ऑफर हो रहा होता है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि आपको स्टॉक्स को एक अहमियत एक ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छा जी, अब सवाल होता है कि स्टॉक क्या है। अच्छा, मैं अपने नेटवर्क में बहुत से लोगों से अजीब अजीब सी बातें सुनता आया हूँ। किसी ने कहा कि जी स्टॉक तो जुआ होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बट देखें, स्टॉक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जुआ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक इज सिंपली योर ओनरशिप इन अ बिजनेस।
ये एज सिंपल एज दैट है। आप अपने कोई बिजनेस कल को शुरू करते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, दो लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं 50-50% ओनरशिप के साथ, तो आप उस कंपनी के ओनर हैं स्टॉक के, एज सिंपल एज दैट। बस फर्क ये होता है कि वहां पे जब आपका छोटा आप खुद बिजनेस करते हैं वो रिलेटिवली छोटा होता है, तो आपकी ओनरशिप 100% होती है, 50% या वट होती है आपकी। लेकिन जब आप कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक लेने जाते हैं तो आपका शेयर ऑफ ओनरशिप परसेंटेज में बहुत कम हो जाता है। यानी कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे से शेयर होल्डर हैं। जो स्टॉक होता है इट गिव्स यू द राइट टू ओनरशिप इन दैट कंपनी, आप उसके मालिक बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि जी आप स्टॉक क्यों खरीदेंगे? आप स्टॉक इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि आपको उस जिस कंपनी के शेयर आप लेना चाह रहे हैं या जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसके ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उसके प्रॉफिट्स में शेयर लेना चाहते हैं। ये इसी तरह से है कि जिस तरह से आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। आप क्यों अपना बिजनेस करना चाहते हैं? आप इसलिए बिजनेस करना चाहते हैं कि 3 रीजन होते हैं मेरी नजर में। एक तो ये कि उसमें प्रॉफिट आपने कमाना होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आपने ग्रो करना होता है। आपको मकसद ये नहीं होता कि भाई हम यहीं पे रहें। जैसे आपने अगर मिसाल के तौर पर कोई रेस्टोरेंट शुरू किया तो ख्वाब या नियत तो यही होती है कि अल्लाह ताला पहले एक रेस्टोरेंट हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, एक चेन आप उसको कन्वर्ट कर सकें, बड़ा कर सकें, तो विच इज ग्रोथ। तीसरा ये कि जब वो बड़ी हो जाए तो आप उसमें डिविडेंड भी निकालें और उससे आप बेसिकली खुद भी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं अपने पर्सनल लेवल पे कर लेना है, जो भी करना है आप उसको बिल्ड कर सकें। यही इंसेंटिव आपका यहाँ पर भी होता है कि आप किसी कंपनी का जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो आपकी मोटिवेशन जो होती है वो यही होती है कि मैंने डिविडेंड लेना है उनका, मैंने ग्रोथ में शेयर लेना है उनका, या मैंने उनके प्रॉफिट्स में बेसिकली इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे एक लकी सीमेंट है, पाकिस्तान का बहुत पॉपुलर ग्रुप है, लकी ग्रुप है। उसके अंदर आज से 10-15 साल पहले ये सिर्फ एक सीमेंट कंपनी थी, लेकिन ओवर टाइम इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, इवॉल्व किया है। आज न सिर्फ ये कि सीमेंट बिजनेस में ये है, इसके अलावा लकी सीमेंट जो है वो पावर जनरेशन के बिजनेस में भी है। लकी इलेक्ट्रिक पावर के नाम से कोल के पावर जनरेशन प्लांट है इनका पुटकासिम के ऊपर। किया की जो इतनी स्पोर्टेज और आपको बहुत सारी गाड़ियां अच्छी अच्छी नजर आती हैं रोड के ऊपर, वो भी लकी सीमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। पिजियो की गाड़ियां भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। इसके अलावा जो एक जमाने में आईसीआई होता था वो भी इन्होंने एक्वायर किया है, एंड बेसिकली रीनेम्ड इट, रीब्रांडेड इट एज लकी कोर इंडस्ट्रीज। वो भी इसको भी ओन करते हैं, एंड दे आर लुकिंग एट अदर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एज वेल। तो ये रीजन है कि आप किसी का शेयर ओन करना चाहेंगे। आप बोलेंगे कि जी आज ये छोटी सी कंपनी है, कल कोई इतनी बड़ी हो सकती है, तो ऑब्वियसली वो शेयर प्राइस भी उसके हिसाब से बड़ी होती चली जाएगी। और ये आपको लकी सीमेंट की शेयर प्राइस में भी नजर आएगा। आप उसकी 20 साल की शेयर प्राइस उठाकर देखें और आप आज की उठाकर देखें, माइंड बॉगलिंग रिटर्न आपको नजर आएगा इस तरीके से। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये आता है कि जी कंपनीज क्यों शेयर अपने इशू करती हैं? अगेन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था बॉन्ड्स के केस में, कि कंपनीज या बिजनेसेस जो होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, उनको कैपिटल की जरूरत होती है। और कैपिटल की जरूरत इसलिए हो सकती है कि जी एक्सपेंशन करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई दूसरी कंपनी खरीदनी है, इट कुड बी एनी रीजन, और उनको पैसे चाहिए, तो वो बोरो करते हैं बॉन्ड्स की फॉर्म में या बैंक से बोरो कर लेते हैं। इसी तरीके से उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो जाएं और वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स ऑफर कर दें सब लोगों को, आपको, मुझे, दूसरों को, और वो हमसे पैसे ले लें उसके अंदर, तो हम उसमें हफ्ता बन जाते हैं उनके। वो ओनरशिप बेसिकली ऑफर करते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि जी आप मेरे कंपनी में हिस्सेदार बन जाएं और मैं आपके पैसों से ये करूंगा जिससे मुझे ग्रोथ मिलेगी और आपको भी फायदा होगा। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्टॉक्स का, बेसिक ओवरव्यू है। सो गाइज, दिस वाज इट। आई होप आपको सही तरीके से ये वीडियो देख के जो क्लिप बीच में हमने चलाया था ऑफ एसेट क्लासेस, अंडरस्टैंडिंग एसेट क्लासेस, वो आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से। इन्वेस्टिंग ऑप्शंस क्या हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या उनकी डिटेल्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर कोर्स सेविंग एंड इन्वेस्टिंग बेसिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास क्या क्या सेविंग ऑप्शन हैं और क्या क्या आपके पास इन्वेस्टिंग ऑप्शन हैं। सो आई होप यू आर नाउ क्लियर ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि रिस्क आप कैसे अपना एस्टिमेट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क इन योर इन्वेस्टिंग प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, बेल आइकॉन क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी। तो चलें, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।